हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइमरी एजुकेटिव। माय नेम इज संजय कुमारी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकांग के बारे में अध्ययन शुरू किया है, जिसमें अब तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, और इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं गोल्जी उपकरण, जिसे गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, और लाइसोसोम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग जानेंगे गोल्जी एपैरेटस यानी गोल्जी उपकरण के बारे में, जिसे गोल्जी काय भी कहते हैं, इसे गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। इसे सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी ने 1898 में जंतु कोशिका में देखा। साधारण माइक्रोस्कोप में देखने पर यह मुड़ी हुई छड़ जैसी रचना प्रतीत होती है। पादप कोशिका में यह मुड़ी हुई छड़ की तरह रचना गुच्छों में प्रेजेंट होती है, जिसे डिक्टायोसोम कहते हैं। यह डिक्टायोसोम मुड़ी हुई छड़ जैसी रचना है जो गुच्छों में दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह स्तनधारी की रुधिर कणिका जीवाणु, नील हरित शैवाल तथा चालनी नलिका, जो कि फ्लोएम में पाई जाती है, में अनुपस्थित होती है। अब इसकी संरचना देख लेते हैं कि इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। यह कोशिका द्रव्य में कुछ इस प्रकार की पाई जाती है। यह गोल्जी उपकरण की संरचना है। यह जो पोर्शन इसे सिस कहते हैं और यह जो पोर्शन इसे ट्रांस कहते हैं। इसे वेसिकल्स कहते हैं। इस तरह की जो रचना है इसे वेसिकल्स कहते हैं। इसे सिस्टर्नी कहते हैं। जिसे हिंदी में कुंडिका भी कहते हैं। इसे कुंडिका भी कहते हैं। पोर्शन को रिक्तिका कहते हैं, यानी वैक्यूल्स। इसे वेसिकल्स कहते हैं। इसे सिस्टर्नी कहते हैं। इसे कुंडिका भी कहते हैं। इस पोर्शन को रिक्तिका कहते हैं। इस पोर्शन को रिक्तिका कहते हैं, जिसे इंग्लिश में वैक्यूल कहते हैं। यह जो गोल्जी एपैरेटस है, इसकी यह कॉन्वेक्स फेस को सिस फेस कहते हैं। यह फॉर्मिंग फेस है, और इसका जो निचला हिस्सा है जो कि मैच्योरिंग फेस है, यह कॉनकेव फेस होता है, जिसे कि ट्रांस पोर्शन कहते हैं। यह ट्रांस फेस है। अब आप जानना चाहेंगे कि सिस फेस और ट्रांस फेस का मतलब क्या होता है इसका। यह जो गोल्जी उपकरण है यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यह वेसिकल्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह वेसिकल्स है। यह वेसिकल्स को सिस फेस के द्वारा ही रिसीव करती है, और फिर यह इस तरह से सिस्टर्नी से होते हुए ट्रांस फेस के द्वारा, मैच्योरिंग फेस जिसे ट्रांस फेस कहते हैं, इसके द्वारा सेक्रीट कर दी जाती है। अब हम इसके कार्य के बारे में जानेंगे। इसका कार्य क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो जिन पदार्थों का संश्लेषण होता है, उन पदार्थों का यह संचय करते हैं, उनकी पैकेजिंग करते हैं, और फिर उसे कोशिका के अंदर या बाहर डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। इसका कार्य क्या हो गया। संचय, पैकेजिंग, फिर पदार्थों का परिवहन,
इनमें यह भाग लेती है, यानी यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जिन पदार्थों का संश्लेषण होता है उन पदार्थों का यह संचय करता है, उन पदार्थों की पैकेजिंग करता है, फिर उसके परिवहन में भी भाग लेता है, यानी उन पदार्थों का कोशिका के अंदर और बाहर लाने ले जाने का काम यही गोल्जी अपैरेटस का है। यह कोशिका का मेन सेक्रेटरी ऑर्गन है, यानी कि यह मुख्य श्रवण अंग है, यानी यह मुख्य सेक्रेटरी ऑर्गन है। यह लाइसोसोम के निर्माण में भी भाग लेता है। लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट है, यह पादप कोशिका में कोशिका विभाजन के समय सेल प्लेट का निर्माण करती है। कोशिका विभाजन के समय सेल प्लेट का निर्माण करती है, यानी पादप कोशिका में जब कोशिका का विभाजन होता है तो गोल्जी अपैरेटस ही सेल प्लेट का निर्माण करता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कैमिलो गोल्जी जिनका जीवन इतिहास बहुत ही प्रेरणादायी है, तो आइए कुछ उनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 7 जुलाई 1843 ईस्वी में ब्रेसिका के समीप कोर्टनो में हुआ था। इनका जन्म 7 जुलाई 1843 ईस्वी में ब्रेसिका के समीप कोर्टनो में हुआ था। इन्होंने पाविया विश्वविद्यालय से मेडिसिन की डिग्री ली। इन्होंने पाविया विश्वविद्यालय से मेडिसिन का अध्ययन किया। 1865 ईस्वी में इन्होंने मेडिसिन में स्नातक कर लिया था। स्नातक के बाद पाविया के सेंट मैटियो के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा। इनके अध्ययन का विषय तंत्रिका तंत्र था। इन्होंने तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पर ज्यादातर काम किए। 1872 में उन्होंने एविएटो ग्रेसो के एक दीर्घकालिक रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी का पद इन्होंने सुशोभित किया। इस अस्पताल के रसोई घर को इन्होंने अपना लेबोरेटरी बनाया और उसी में अपना रिसर्च करते रहे। इन्होंने अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंजित करने की एक क्रांतिकारी विधि को ढूंढ निकाला, जिसे ब्लैक रिएक्शन कहते हैं। इन्होंने अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंजित यानी स्टेन करने की क्रांतिकारी विधि को ढूंढ निकाला, जिसे हम ब्लैक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ब्लैक रिएक्शन आप याद रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का इस्तेमाल किया। इसके लिए इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट
के तनु घोल का इस्तेमाल किया। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। यह सिल्वर नाइट्रेट का तनु घोल आप याद रखेंगे, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक रिएक्शन में इन्होंने किस सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया, तो सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का यानी AgNO3 के डाइल्यूट सॉल्यूशन का इन्होंने इस्तेमाल किया। इन्होंने तंत्रिका तंत्र पर लगातार अपने रिसर्च जारी रखे और इनकी उपलब्धियों के लिए इन्हें बहुत सारे सम्मान से सम्मानित किया गया, जिनमें से सबसे बड़ा अचीवमेंट इनके लिए था कि इन्हें 1906 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके साथ साथ इनके साथी जिनका नाम है सैंटियागो रामोनी काजाल, इनके साथ इन्हें नोबेल पुरस्कार से 1906 ईस्वी में सम्मानित किया गया। इसे भी लिख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1906 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनके साथी का नाम था सैंटियागो रामोनी काजाल। इनके साथ ही इन्हें नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो यह हो गई कैमिलो गोल्जी के जीवन वृत्तांत के बारे में। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके बुक में दिए गए थे, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिए आपको। और अब जानते हैं लाइसोसोम के बारे में। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम जानेंगे लाइसोसोम के बारे में। यह बहुत ही छोटी कोशिकांग है जो छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में यानी वेसाइकल्स के रूप में कोशिका द्रव्य में प्रेजेंट होते हैं, जिसे सर्वप्रथम 1958 में बेल्जियन साइंटिस्ट क्रिश्चियन डी डवे ने देखा था। इसे सर्वप्रथम 1958 में बेल्जियन वैज्ञानिक क्रिश्चियन डी डवे ने देखा था। यह छोटी छोटी पुटिकाओं यानी वेसाइकल्स के रूप में कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, जिसके ऊपर एक पतली झिल्ली होती है। यह आकार में बहुत छोटी होती है। इसकी संरचना देखें तो यह इस प्रकार से होती है। इसके ऊपर लिपिड की एक लेयर होती है। इस लिपिड लेयर के ऊपर इस तरह से पतली झिल्ली होती है। इस तरह से पतली झिल्ली यानी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यह लाइसोसोम की संरचना है। इस लाइसोसोम में बीच बीच में इस तरह से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। यह झिल्ली है और यह लिपिड लेयर है। इसे वसा की परत कहेंगे। यह हाइड्रोलाइटिक एवं डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। यह जो अंदर आप देख पा रहे हैं यह हाइड्रोलाइटिक एवं डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। यह जो एंजाइम्स होते हैं इनमें जीव द्रव्य को घुला देने की क्षमता होती है। कोशिका में विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, यानी चयापचयी क्रियाएं होती हैं, जिसके फलस्वरूप कोशिका क्षतिग्रस्त हो सकती है या फिर टूट फूट जाती है। ऐसे समय में यह हाइड्रोलाइटिक एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स उन्हें खा जाते हैं, यानी यह अपने ही कोशिकाओं को खा जाते हैं, जिसके कारण इन्हें आत्महत्या की थैली कहते हैं, यानी इसे सुसाइड बैग कहते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं या इसे हिंदी में आत्महत्या की थैली भी कहते हैं।
यह हाइड्रोलाइटिक एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि यह अपने ही जीव द्रव्य या फिर अपने ही क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को खा जाते हैं, जिसके कारण इनका नाम सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली पड़ा है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी उपकरण के द्वारा होता है। इसका निर्माण गोल्जी उपकरण के द्वारा होता है। इसका निर्माण गोल्जी उपकरण के द्वारा होता है। अब जानेंगे इसके कार्य के बारे में कि लाइसोसोम का कार्य क्या है। कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों तथा बाह्य पदार्थों का पाचन करता है, जिसके कारण इसे डाइजेस्टिव बैग कहते हैं। यानी यह डाइजेस्टिव बैग का कार्य करता है, यानी यह डाइजेस्टिव बैग का कार्य करता है, क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। यह जीवाणु एवं वायरस से भी रक्षा करता है। यह अंतःकोशिकीय पदार्थ तथा कोशिका के टूटे फूटे भागों का यह पाचन करता है, जिसके कारण यह कोशिका की साफ सफाई के लिए जिम्मेदार है। यानी यह कोशिका को साफ रखता है, यानी यह कोशिका को साफ रखना इसकी जिम्मेदारी है। क्योंकि लाइसोसोम स्पर्म को ओवा के अंदर प्रवेश करने में भी मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो ओवम के कुछ भागों को डैमेज करते हैं और यानी ओवम के अंदर टूट फूट की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं और फिर उसके अंदर प्रवेश करते हैं। तो यह क्या है, तो इसका नेक्स्ट कार्य क्या है, स्पर्म को ओवम के अंदर प्रवेश करने में मदद करते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि यह स्पर्म को ओवम के अंदर प्रवेश करने में मदद करता है, क्योंकि स्पर्म के अंदर लाइसोसोमल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो अब तक हम लोगों ने जान लिया गोल्जी एपेरेटस के बारे में, जिसे गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय भी कहते हैं, जो कि मुख्यतः पदार्थों के संचय, उसकी पैकेजिंग और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट करता है। इसे मेनली सेक्रेटरी ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोगों ने लाइसोसोम की भी स्टडी कर ली, जिसे मेनली हम लोग आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। और अगले वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के बारे में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।